This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद शुद्ध पंचमी ऋषिपंचमी इति लोके दिनांक 1 सितंबर 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नेपालतुत्थटङ्कणतार्क्ष्यवरात्रिकटुफेन जलजञ्च जम्बीरनीरपिष्टं काचार्मस्रावतिमिरशुक्लपिल्लघ्नम्। नेपाल का अर्थ ताम्र होगा, वो शायद कुछ अलग भी किया था। नेपालं ताम्रम् इत्यत्र जयपालम् इति कथित पाठः तार्क्ष्यं रसाञ्जनं वरात्रिफला शंख शंखनाभि काचा अर्म स्राव तिमिर शुक्ल और पिल्ल इन सभी रोगों का नाश करता है। रुद्धं कपर्दटङ्कणं लाक्षाजम्बीरयोर्द्रवैः मासं धान्ये क्षिप्तः सूतः पटलादिरोगहरः। कपर्दटङ्कणं लाक्षाजम्बीरयोर्द्रावैः, ये है हिंदी में। पारद भस्म या रस सिंदूर, कौड़ी भस्म तथा शुद्ध ढक्कन, इन सबों को लाक्षा रस या जंबीरी नींबू के रस के साथ अच्छी तरह घोटकर धान्य की राशि में 1 माह तक रखे। रस सिंदूर तथा शुद्ध ढक्कन की लाक्षा रस तथा जंबीरी नींबू के रस से घोटकर तथा उसकी पीठी बना के कौड़ी के अंदर भर दे और ढक्कन के ही पीठी से कौड़ी का मुख बंद कर मुख सुखा ले। इसके बाद धान्य की राशि में 1 मास तक रख ले। इसके बाद निकाल कर तथा पीसकर शीशी में रख ले। इसके बाद महीन पीसकर शीशी में रख ले। इस भस्म को शहद या घी में मिलाकर नेत्रों में अंजन करे। यह नेत्रपटल आदि रोगों को अच्छी तरह दूर करता है। कपर्द है, हाँ, कपर्द टंकणम लाक्षाजम्बीरयोर्द्रावैः, लाक्षाद्राव, लाक्षारस है जम्बूरी नींबू के रस के साथ अच्छी तरह घोटकर। तो ये
वराट जो है कपर्द, उसमें ये पारद भस्म डालना है, ये रस सिंदूर, और फिर टंकण और ये उससे बंद कर देना है, जंबीर द्रव इस प्रकार से। और फिर 1 मास में वैसे ही राशि में धान्य राशि में रखना है। लेकिन यहाँ कहीं अग्नि संस्कार नहीं है अलग तरीके से, नहीं तो इस प्रकार से लोकनाथ रस वगैरह में इस प्रकार से कपर्द में बंद करके फिर आगे पुट देते हैं। यहाँ पुट देने का कोई संबंध नहीं लिखा है। हम्म। स्वर्णं वराटिका सूतः सारः पूतिपत्रजः नवनीतेन संयुक्ता वर्तिः पुष्पं चिरन्तनम्। स्वर्ण भस्म, कौड़ी भस्म तथा शुद्ध भस्म का पूतीकरण के पत्ते के रस के साथ घोटकर वर्ती बना ले और इस बट्टी को मक्खन के साथ घिस कर नेत्र में अंजन करे। पुष्प रोग को नष्ट करती है। सारा पूती का पत्र यहाँ, और उसमें नवनीत डालने के लिए बोला है वर्ती करके। वैसा आसान है ये, लेकिन करके देखा है किसी ने मालूम नहीं। विषम धात्री फलरसैर्दिनैकं परिभावितम् अंजनम शंख सहितं प्रगाढ़ त्रिमेर प्रणुत। तो बच्चनाक को अवलेख धातृफल रसय ही दिनैकम परिभावितम, एक दिन भावना दे दे उसकी। अंजनम शंख सहितम, और शंख के साथ अंजन करे। शुद्ध बचनाक का चूर्ण शंख भस्म संभाग इन दोनों को आंवला के रस के साथ एक दिन भावित कर सुखा ले तथा शीशे में भरकर रख ले। अंजन नेत्रों के प्रबल तिमिर को अच्छी तरह नष्ट करता है। अंजन, नीचे वाले अंजन का मतलब अंजन क्रिया इस प्रकार का होगा। मूल श्लोक से तो अर्थ अलग निकल आ रहा है। शंख सहितम शंखनाभिसहितम विषम शंखं च अमलकिरसे पिष्ट्वा अंजनं प्रयोक्तव्यम्। ठीक है। अथ पुष्पहराञ्जनं शम्बूकं वा वराटं वा दग्धं सूक्ष्मं विचूर्णयेत् अंजनं नवनीतेन हन्ति पुष्पं चिरन्तनम्। शम्बूक, शंभुक का मतलब शंख किया है, या कौड़ी भस्म अच्छी तरह महीन पीसकर गाय के मक्खन के साथ मिलाकर नेत्रों में अंजन करने से पुराने पुष्प रोगों को नष्ट कर देता है। ये सिंपल है, केवल शंख भस्म या कपर्द भस्म ऐसा ही है। अब नवनीत से काफी बार अंजन बताया जा रहा है, शायद उसकी उष्णता तीक्ष्णता को कम करना ये होगा। शीघ्रमूलम वचाक्षौदरेर्घृष्ट्वा नेत्रम प्रपूरयेत्। तो शीघ्रमूल वचा घी में, सॉरी, शोधर में घिस कर नेत्र का अंजन इसी प्रकार का होगा। नेत्रों के ऊपर लगाए। प्रपूरयेत का मतलब अंजन करना जैसा ही होगा। तेने नेत्र पूर्णम कार्यम, हाँ, तो ये नहीं पता था।
निष्पिष्यार्द्रा निशावाथ सद्य शूले सुखावहम। तो आर्द्र निशा, उसका कलक बना के सद्या शूले सुखावहम, वो ऊपर लगाना है, अंदर डालना है, इस प्रकार के। निष्पिष्य का मतलब उसका रस निकाल कर, ऐसा होगा। गीली हल्दी के कंद को अच्छी तरह पीस कर आंखों में लगाने से शीघ्र ही नेत्रशूल नष्ट हो जाता है। श्वेतं पुनर्नवा मूलम जलेन अंज्याच्च शूलनुत, अंजंच शूलनुत। तो श्वेत पुनर्नवा मूल जल के साथ अंजन करने से शूल दूर करने वाला है। तो शूल के लिए काफी योग है। श्वेतम पुनर्नवा मूलम घृतभृष्टम, घृतघृष्टम समंजे जलसरामम निहंत्याशु। तो श्वेत पुनर्नवा मूल इस प्रकार से जल से ये भी आसान है, ये भी आसान है। घृत के साथ ले लेते हैं। जलस्राव के लिए है। अथ वक्र रोम हरांजनम है। तन्मूलं च निशायुतम अंजयत वक्र रोपाणी न भवन्ति कदाचन। तो पुनर्नवा मूल और हरिद्रा, इसका अंजन करने से जो कुटिल रोम आते हैं वो कभी नहीं होते। ये भी अजीब है। सफेद पुनर्ना जड़ को गाय की पीस कर यह नेत्र, हाँ, श्वेत पुनर्ना की जड़ तथा हल्दी तथा घृत में मिला घिसकर नेत्र में अंजन करने से वक्र राग रोम टेढ़ा बाल कभी भी उत्पन्न नहीं होता। ये कभी कभी अंतर्मुख इस प्रकार के हो जाते हैं। बाल जो भ्रू के बाल जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं और ये फिर चुभता रहता है। तो उसको एक एक करके निकालना, क्योंकि ये देखने में काफी दिक्कत करता है, ऐसा किया जाता है। तो ये शायद ज्यादा अच्छा रहेगा कि पुनर्नवा और हल्दी घी के साथ घृष्ट करके अंजन करना, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। निर्गृह्य नृकपालन्तु नारीस्तन्येन चाञ्जयेत् शूलं सतिमिरं हन्ति पुष्पं सर्पाक्षि दुग्धतः। नृकपाल, नृकपाल क्या है? नृकपाल अच्छा, नृक नहीं है, नृकपाल। नारीस्तन्येन चाञ्जयेत् तो स्कल जो है उसको गाय ये स्त्री के दूध के साथ अंजन करे। शूलम सुतमेरम हंति पुष्पम सर्पाक्ष दुग्धतः। तो शूल तिमिर सहित शूल का नाश करता है, और सर्पाक्षी दुग्ध से अगर करते हैं तो पुष्प का नाश करता है। ये थोड़ा देखना चाहिए। शृंगपण चालेल का नृकपाल ऐवजी? नहीं बता सकते, करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा है वही करना पहले बेहतर पड़ेगा, फिर बाद में शायद। और कोई भी हड्डी चलती तो मानवीय शरीर की कोई भी हड्डी चल जाती थी।
इंद्र कपाल ही खास करके बताया है तो शायद वैसे ये बहुत कम लगेगा अंजन के लिए। और फर्स्ट ईयर में हमारे पास ये बोनसेट रहते हैं तो थोड़ा घिस के कर सकते हैं शायद अंजन के रूप में। शिग्रु बीज तैलाश्चोतनम चिंचादल स्वरस पेषित शिग्रु बीजम कास्य निगृह्य परिशोष्य खरातपेन तैलं ततः श्रुतमिदं शशिपादयुक्तं युञ्जात् वर्णार्मतिमिरे तिलमात्रमक्षि अक्ष्णी। ये इसमें नहीं है आगे। चिंचादल हाँ। संयोजन के बीजों के चूर्ण को इमली के पत्तों के रस के साथ पीसकर तथा कांसे के पात्र में दिन भर घोटकर तेज धूप में सुखा ले। इस प्रकार सुखाने पर धूप के संसर्ग से चूर्ण में से तेल निकलकर एकत्रित हो जाए, तब उस तेल की चौथाई भाग कपूर मिलाकर तथा अच्छी तरह घोटकर बड़ी मुख वाली शीशी में रख ले। इसमें से एक तिल के बराबर लेकर व्रण, अर्म तथा तिमिर रोग वाले नेत्र में लगाए। चिंचादल स्वरस प्रेषित शिग्रु बीज, तो शिग्रु बीज इस प्रकार के चिंचादल स्वरस प्रेषित करना है और कांस्य पात्र में डालकर उसको घोटना है और फिर कड़े कड़ाके की धूप में उसको सुखाना है और उसमें से जो तेल निकलेगा उसमें थोड़ा कपूर डाल के शशिपाद युक्त ये चौथाई कपूर डाल के व्रण, अर्म, तिमिर इसमें फायदा होता है। तो ये भी बना सकते हैं, बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सभी योग उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के रहते हैं, तो आंख में डालते समय क्या हो सकता है ये पहले खुद पर ही ट्राई करना ज्यादा बेहतर होगा। अस्थि नहीं या पुरानी होने पर नहीं या पुराने होने पर फर्क पड़ता होगा। बोनसेट के अस्थि काफी पुराने होते हैं, पॉसिबल है लेकिन ये आसानी से उपलब्ध है, बाकी कुछ नहीं है। तो ताजा इस प्रकार का मिल पाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बाकी प्राणियों का मिलेगा ताजा इस प्रकार से, लेकिन मनुष्य का इस प्रकार से मिल पाना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो बता नहीं कारवेल्लद्रवैः सार्धं सम्यक् भर्जा कपर्दिका सूतकं टङ्कणं लाक्षातुल्यं जम्बीरजद्रवैः मर्दयेत् ताम्रपात्रे तु रुद्ध्वा तस्मिन् रुद्ध्वा विनिक्षिपेत् धान्यराशि स्थितं मासं अंजनं पटलं हरेत्। मला चहा नको, मला दूधच घ्यायचंय नंतर सिद्ध नको, मी सकाळी घेतला एकदा। ये कहाँ पे है क्या देखते हैं फिर से।
ठीक है। शुद्ध कौड़ी भस्म को करेले के स्वरस के साथ अच्छी तरह भून ले। इसके बाद कौड़ी भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध टंकण, नील तथा तुतिया समभाग, इन सबों को जंबीरी नींबू के रस के साथ ताम्र के पात्र में अच्छी तरह मर्दन कर, ताम्र पात्र को ही बंद कर धान्य की राशि में 1 मास तक रख ले। यह आंख में अंजन करने से पटल रहता सभी रोगों को नष्ट करता है। पटलहरांजनम। तो मुझे लगता है कि काफी योग आए हैं इसमें नेत्र रोग के लिए। अब ये मालूम नहीं है कि केरल में जो ट्रेडिशंस प्रचलित है आंखों के बारे में, उनमें इनमें से किन्हीं का उपयोग होता रहता है क्या, ये एक बार जाकर देखना पड़ेगा। और वैसे नई मुंबई में भी उसकी ब्रांच खुली है तो ये थोड़ा सा शायद आसान होगा देखना यहाँ पे जाके इस प्रकार से। और दूसरी मैंने दूसरी बात उसके बारे में सुनी, ये सब पहले विषय चिकित्सक थे, सर्प विषय के बारे में विशेषतः। और फिर उनको दृष्टांत हुआ उसमें से किसी को कि आप ये छोड़ दे और नेत्र रोग में प्रवेश करें इस प्रकार से। ये कब हुआ मालूम नहीं, लेकिन कई पीढ़ियां अब कफ रोग में, नेत्र रोग में काम कर रही है और काफी अच्छे अच्छे तरीके से केसेस किए जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा चाहिए कि ये नेत्र रोग के बारे में केरल में जाकर उसकी ट्रेडिशन क्या है, ये भलीभांति उसका अध्ययन करें और इसमें से कुछ योग अगर प्रचलन में है तो वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। ज्यादातर बाकी रोगों में ऐसा है कि जहां एलोपैथी में कुछ हो नहीं रहा वहीं मरीज हमारे पास आते रहते हैं। तो आंख के बारे में भी वही है। तो वो शुरुआत होगी, लेकिन आगे चलकर जिन जिन अन्य शाखाओं में हमारा प्रवेश भलीभांति हो सकता है उनमें से नेत्र रोग एक है कि काफी काम हो चुका है इसके ऊपर आयुर्वेद की दृष्टि से और काम कर भी रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि ये बेटर अपॉर्चुनिटी इस प्रकार की रहेगी कि हम इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वैसे कौमार वृत्त तंत्र में भी काफी काम हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और कैंसर जैसे रोगों के हिसाब से रसायन में अच्छा काम हो सकता है। जैसे एलोपैथी वाले मानते हैं कि कैंसर के जरिए सेल बायोलॉजी को चेतना मिली। सेल बायोलॉजी कहीं पे अटक गई थी, लेकिन जैसे कैंसर के बारे में संशोधन शुरू हो गया तो सेल बायोलॉजी में काफी तरक्की हुई और काफी नई नई चीजें सामने आई। उसी प्रकार से हम रसायन चिकित्सा को उतनी गौर से नहीं देख रहे थे, जब कैंसर के लिए रसायन चिकित्सा यही मुख्य चिकित्सा इस प्रकार की होगी तो रसायन चिकित्सा में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे तो उस अंग की अच्छी तरीके से वृद्धि होगी और बाकी रोगों में भी रसायन चिकित्सा किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में पता चलेगा। और वैसे हमें ज्यादा तरक्की शल्य तंत्र में भी करनी है, वास्तव में ऐसा है। लेकिन जिस तरीके से एलोपैथी शल्य तंत्र में जा रही है उस तरीके से तो हमें जाना नहीं है। जहां सर्जरी ही आवश्यक है वहां हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खास करके एडिशंस के बारे में हम जरूर कुछ कर सकते हैं एडिशंस को रोकने के लिए इस प्रकार से।
और जो ठीक न होने वाले घाव है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, चाहे हैंसन से रिलेटेड हो चाहे कैंसर से रिलेटेड हो या डायबिटीज से रिलेटेड इस प्रकार के हो, तो उन घावों को अच्छी तरह कैसे ठीक करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिसमें हमें ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। वैसे काय चिकित्सा में हम काफी तरक्की कर रहे हैं। गृह चिकित्सा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, केसेस आइडेंटिफाई करके उनमें क्या कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। और विषय चिकित्सा का एक दूसरे तरीके से थोड़ा विचार करना चाहिए, कृत्रिम विष जो अभी केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स के जरिए या केमोथेरेपी वगैरह के जरिए पूरी विश्व को त्रस्त कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कृत्रिम विष को कैसे मिटाया जा सकता है या निर्विष किया जा सकता है, ये सोचने की जरूरत है। और ये केवल मानवीय शरीर में ही नहीं, ये जो जमीन है, पानी है या हवा है प्रदूषित, इन सभी के बारे में भी ये कृत्रिम विष को किस प्रकार से दूर कर पाएंगे इसके बारे में सोचना चाहिए। दंष्ट्रा जरा वृषान। और वार्धक्य के बारे में तो थोड़ा अलग तरीके से देखना पडेगा। शस्त्रकर्मानंतर नॉर्मल सलाईनने वॉश देऊन नंतर क्लोज करतात, याऐवजी दूध वापरले तर एडिशन होणार नहीं। दूध नहीं, उन्होंने घी लगाने की बोला है। ग्रंथों में निर्देश है इसके बारे में, आंतों के बारे में, तो घी लगाने के लिए बोला है। और इस प्रकार के ऑपरेशंस डॉक्टर एस.आर. जोशी ने सांगली में किए हैं। मैं जब सेकंड ईयर में था तब एस.आर. जोशी का एक व्याख्यान हुआ था कॉलेज में, और उन्होंने 8 इस प्रकार के शस्त्रकर्म किए थे कि जिनमें एडिशंस हुई नहीं बाद में, इस प्रकार से वो घी लगाकर अंदर डालते थे। तो बाकी एलोपैथी के डॉक्टर्स या बाकी आयुर्वेद के भी जो शल्य चिकित्सक है वो विरोध कर रहे थे, यहाँ कहाँ कैसे कैसा होगा, उसके इन्फेक्शन होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने किया, करके दिखाया। अब मालूम भी नहीं वो है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन उनकी ओरेटरी बहुत ही अच्छी थी। सुश्रुतात घी आया है सुश्रुत में, ये तो मुझे पक्का याद है। घी है करके, दूध नहीं बताया, घी बताया है। तो जब उनका लेक्चर था, अंग्रेजी में बोल रहे थे, लेकिन अंग्रेजी पर भी काफी अच्छी डिमांड थी। और उनकी स्टाइल बोलने की ये भी बहुत अच्छी थी। तो ये मैंने जो चंद व्याख्यान सुने हैं बहुत अच्छे इस प्रकार से, इसमें ये एक अहम व्याख्यान था उनका जो अंग्रेजी में इस प्रकार का हुआ था। और एक वेंकटेश शास्त्री जोशी जी सर का संस्कृत में व्याख्यान हुआ था 1.5 घंटा करीबन। तो संस्कृत ओरेटरी क्या हो सकती है इसका एक अच्छा नमूना था। तो वो भी बहुत ही प्रशंसनीय था। मेरे मन में आज भी वो माहौल है कि वेंकटेश शास्त्री जोशी ने जिस तरीके से संस्कृत में व्याख्यान दिया था, तो वो एक अलग तरीका इस प्रकार का था। भागवत गुरु जी बोलते थे संस्कृत में, लेकिन उसमें वो जोश नहीं था जो वेंकटेश शास्त्री जोशी की भाषा में था। तो ये काफी अलग अलग इस प्रकार की बातें हैं। भृंगराज रसैर्गृष्टं फलैकं रक्तचंदनम ताम्रपात्रे स्थितं भाव्यं तद्रसेन पुनः पुनः शतधा भावयेत् यत्नात् पेश्यं पेश्यं पुनः पुनः बंधनाप्य हंति षड्विधम तिमिरामयम। ये भी सिंपल है। फिर रक्तचंदन जो है
वो 100 बार भृंगराज रस के साथ रक्तचंदन को भावना दी है। एक पल रक्तचंदन लेना है और ताम्रपात्र स्थितम भाव्यम, ताम्रपात्र रखकर फिर से भावनाएं देते रहे, 100 बार करना है। मधुनांजनम मधुनापि अंजनम हंति षड्विधम तिमिरापयम, तो मध के साथ अंजन देने से 6 प्रकार के तिमिर को दूर इस प्रकार का कर देता है। तो ये शायद बना सकते हैं। मंगेश तुम हो क्या? बीजपुर रसैर्घृष्टं विषतुत्थं सितायुतम् अंजनं कारयेद् रात्रौ काचम् आन्ध्यं च नाशयेत्। आन्ध्य विषतुत्थ सितायुतम। बचना शुद्ध नीला तुत्थ तथा सिता। संभाग इन समूहों को जंबीरी नींबू के रस के साथ घिसकर आंखों में रात्रि में लगाने से काच रोग तथा आंध्य नक्तांध्य रक्त नष्ट हो जाता है। ये नक्तांध्य के मरीज मिलते हैं एक्चुअली। उसके लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अथ शंभूकादिवर्ती शंभूकं पारदं नागं कांस्य चूर्णं रसांजनं सर्वं सर्वमिदं चिंसादलद्रावेण पेषयेत् ताम्रपात्रगता वर्तिं छाया शुष्कान्तु कारयेत् शुक्लाम्बतिमिरं पिल्लं हन्ति सा मधुनांजिता। शंभूक छोटे शंख का भस्म रस सिंदूर, पारद भस्म रस सिंदूर, नागभस्म, कांस्य भस्म तथा रसांजन संभाग इन सबों का अच्छी तरह खरल में पीसकर इमली के पत्ते के रस के साथ 1 सप्ताह ताम्र के पात्र में मर्दन करे और वर्ती बनाकर छाया में सुखा ले। यह वर्ती शहद के साथ घिसकर नेत्रों में अंजन करने से शुक्ल रोग, आलम रोग, तिमिर रोग तथा पिल्ल रोग को नष्ट करती है। ये भी आसान है। तो कर सकते हैं शायद। अभिषंद हरि योग हरो योग असकृत शीतत्वेन सिंचन नेत्राभिषंदजित। अरे तो शीत जल से सिंचन बार बार करे, ये अभिषंद को दूर करने वाला है। ये तो बहुत सिंपल है। तो नेत्राभिषंद के लिए बताया गया है। अजस्य कृष्णमांसान्तः पिप्पली मरीचं क्षिपेत् सीवयित्वा घृतैः पश्चात् वटिकान्ते समुद्धरे मध्वाज्यस्तन्ये संपिष्टं रात्र्यन्धस्य अंजनं हितम्। एक उलटकर सर ने भी बनाया था और वेदस ने भी बनाया है अभी। बकरी के कृष्ण मांस यकृत में पीपर तथा मरीच संभाग दोनों को भरकर अच्छी तरह से सीदे तो सीवयित्वा है और पश्चात घटिकान्ते समुद्धरे घृतैः पश्चात
तथा गाय के घृत में एक घड़ी तक पकाकर दग्ध कर ले और घीस कर शीशी में रख ले। यह अंजन घृत शहद या दूध के साथ पीसकर लगाने से रातरंध को नष्ट करता है। हाँ। तो कृष्ण मांस का मतलब यकृत खंड किया जाता है और इसमें पिपले और मरीच डाल के वो बंद करके और फिर घटिकांते पश्चात घटिकांते समुद्धरे और मधु आज्यस्तन्य संपिष्ट रात्रंधस्य अंजनम हितम। तो दूसरा है एक, शायद ये मुझे याद नहीं है, उसमें पिप्पली डालनी है इसी प्रकार से और वो पिप्पली निकाल कर उसका अंजन करना है, ऐसा कुछ योग है। तो वो शायद थोड़ा अलग योग है। उसमें वो पिप्पली, उसके पास पिप्पली है अभी वेदस के पास अंजन करने के लिए। अथ रात्र्यन्धे व्योषाञ्जनम् अजापित्तकृतं व्योषं धूमस्थाने विशोष्य च चिरबिल्वरसैः घृष्टं रात्रिन्दस्याञ्जनं हितम्। बकरी के पित्त में व्योष चूर्ण को भरकर तथा धूमस्थान या रसोई घर में धूम से सुखाकर तथा महीन पीसकर शीशी में रख ले। इसके बाद इस चूर्ण को करंज की जड़ या पत्ती के स्वरस में मिलाकर प्रतिदिन आंख में अंजन करना रात्रिंधे के लिए हितकर है। अच्छा, पित्त कृतम व्योषम क्या बताया? अजापित्त कृत छागपित्ते निक्षिप्तमित्यर्थः। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अजापित्तकृत व्योषम अजापित्तगतं व्योम इति पाठान्तरम्। अरे बाप रे। धूमस्थाने यत्र नित्यधूमा उद्गच्छति तस्मिन् स्थाने पाकशालायाम् इत्यर्थः। चिरबिल्वरसैः करञ्जरसैः छागपित्तमध्ये त्रिकटिचूर्णं संस्थाप्य धूमोष्मणा विशोष्य च पिष्ट्वा वर्तिं कुर्यात् तच्चिरबिल्वरसेन घृष्ट्वा रात्र्यन्धे अंजनं कार्यम्। ये इस प्रकार का पित्त का प्रयोग काफी जगह नेत्र रोग में आया है और बाकी भी कुछ रोगों में रात ये पुष्योधृतम शुनः पित्तम अपस्मारघ्न मंजनम वगैरह इस प्रकार के कुछ बताए गए हैं। तो शायद इन सभी के बारे में थोड़ा हाँ, तो ठीक है। मरीचम मत्कुणे रक्ते रात्रंजहरम अंजनम। ये मत्कुण रक्त खास करके वज्र भस्म बना के लिए बताया गया है और ज्ञानेश्वरी में भी इसका रेफरेंस आया है कि मत्कुण के रक्त साथ हीरा भंग नहीं होता, ऐसा नहीं होता इस प्रकार से। और बागेवाड़ीकर भी इसके बारे में बताते थे कि मत्कुण रक्त से हीरे का भस्म हो जाता है, इस प्रकार से हीरा फूटता है। तो ये मत्कुण रक्त में काफी ताकत होगी ऐसा लगता है। एक संस्कृत में एक सुभाषित है, कमले कमला शेते हर्ष शेते हिमालये।
लक्ष्मी जो है वो कमल में निवास करते हैं, हर शंकर जो है हिमालय में निवास करता है। क्षीराब्धौ च हरिष्येते, और क्षीर सागर में विष्णु शयन करते हैं। मन्ये मत्कुण शंकया, तो मुझे लगता है कि ये मतकुणों से डरते हैं, इसलिए इस प्रकार की जगह उन्होंने सभी ने ढूंढ ली है इस प्रकार से। तो एक प्रहसन के रूप में अच्छा है काव्य। म्हणून रक्तपाचक, आरोग्यवर्धिनी यासारख्या यकृतावर जाणारी औषधे नेत्ररोगात वापरून उपयोग होतो, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन पित्त का कुछ संबंध इसमें जरूर है, और वो भलीभांति देखना पड़ेगा। ताम्राग्रा लवण शंखैस्तुल्या मगधोद्भवाथवै धात्री बलपिष्टा कुटिकेयं सायसमयान्ध्यमपहरति। सायसम ताम्र, अग्र्य लवण यानी कि सैंधव, शंख, तुत्थ, मगधोद्भवा अथवा धात्री, तो पिपली और धात्री, जलपिष्टा गुटिकेय, तो ये जल से पेषण करके गुटिका बनानी है। साय समयांध्यम अपहरति, साय समयांध, इसमें तो कुछ किया नहीं है। साय समयांध साप्तरी मागधी पिप्पली सा च ताम्रादिभिः त्रिभिः तुल्या, तेन च ताम्रादि त्रयाणां प्रत्येकम् एकैकभागं, पिप्पल्याश्च भागत्रयं, धात्री अमलकी सापि ताम्रादिद्रव्यतुल्या। अग्रे इत्यत्र आल तथा वै धात्री इत्यत्र मनोवाच इति क्वचित् पाठः। सायसमयाख्यः नक्त्यान्धमित्यर्थः। सायसमयान्ध्य, साय तो नक्तांध्य के लिए ही है, इस प्रकार से। द्विरष्टौ ताम्ररजसो मधुकस्य 14, कुष्ठस्य 12 स्युः, 12 स्युः शायद, वचायाश्च 10 तु, रजतश्च 4 भद्वौ भागौ कनकस्य च, सैन्धवस्य 8 स्युः, पिप्पल्याश्च 6 तु, अजाक्षीरेण सम्पेष्य ताम्रपात्रे निधापयेत्। अभिष्यन्दमधीमन्थं वर्णशुक्लं कुकूणकं तिमिरं पटलं काचं कण्डुं हन्ति विशेषतः। नवनेत्र दात्रीवटी, द्विरष्टौ ताम्ररजसो, आएगा आएगा। किती वाजले रे? कसे थोडासा, ठीक है। ताम्रभस्म लोह भस्म 16 भाग, मुलेठी चूर्ण 14 भाग, कूट चूर्ण 12 भाग, वच चूर्ण 10 भाग, कवड़ी भस्म 4 भाग, स्वर्ण भस्म 2 भाग, सैंधा नमक 8 भाग तथा पीपर चूर्ण का 6 भाग। इन सबों को ताम्र के पात्र में रखकर बकरी के दूध के साथ घोटकर तथा सुखा ले और ताम्र पात्र में भरकर रख दे। यह वर्ती घिसकर मधु या गोघृत के साथ नेत्र में अंजन करने से नेत्राभिसंध, अधिमंथन, नेत्रव्रण, कुकुणक, तिमिर रोग, पटल रोग, काच रोग तथा नेत्रकंटक आदि सभी नेत्र रोगों को नष्ट करती है। द्विहे अष्टौ ताम्र रजसो हो,
तो ताम्र 2 और 8 भाग द्विअष्ट, इसका मतलब इन्होंने 16 कर दिया है। ताम्र भस्म मधुकस्य चतुर्दश, कुष्ठस्य द्वादशांशाः स्युर्, वचायास्तु दशैव हि। ये ये बनाना ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। फलश्रुति काफी वाइड है। कणालवण वचा युग यष्टि ताम्रैः क्रमेण द्विगुणधरण वृद्धैश्छागदुग्धेन पिष्टैः निखलनयन रोगान् हन्ति वर्तिर्विशिष्टा रजैव निशिसर्पिः क्षौत्रयुक्तं वरायाः। पीपर 1 धरण 4 मासा 4 ग्राम, तैना नमक 2 धरण, वच 3 धरण, दोनों प्रकार की मूलिष्टि 4 धरण, ताम्र भस्म 5 धरण। इन सबों को चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का चूर्ण बनाकर तथा ताम्र भस्म मिलाकर बकरी के दूध के साथ अच्छी तरह घोटकर छोटी छोटी बट्टी बना ले और छाया में सुखा ले। इस वर्ती की घृत के साथ रात्रि में अंजन करने और त्रिफला का चूर्ण शहद तथा घृत के साथ सेवन करें। यह सभी प्रकार के नेत्र रोगों को नष्ट करती है। ये भी आसान है वैसे। नहीं का आगे का मालूम नहीं। आर्द्रा लकुच भृंगाणाम रसपिष्टेन कस्यचित्। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिलजन कृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते।